खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। वोट डालने के लिए कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में संसद जाने की इजाज़त दी है। 9 सितंबर को होने जा रहे उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे, जिसमें बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद को वोट डालने के लिए इजाज़त मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको ये इजाज़त दी है। पुलिस कस्टडी में इंजीनियर रशीद पटियाला वो वोट करने के लिए जाएंगे। इजाज़त दी गई है उनको यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट ने इजाज़त दी है। कोर्ट जाने के लिए कोर्ट से इजाज़त मिली है उनको वोट करने के लिए, और कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में संसद जाने की उनको इजाज़त दे दी है। 9 सितंबर को ये जो उपराष्ट्रपति चुनाव है वो 9 सितंबर को होंगे, जिसके लिए पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से संसद जाने के लिए इंजीनियर रशीद को इजाज़त दे दी गई है। पुलिस कस्टडी में इंजीनियर रशीद पटियाला हाउस कोर्ट से उनको इजाज़त मिली है और वो संसद जाएंगे, वोट में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग के अमल में इंजीनियर रशीद हिस्सा लेंगे। वोट करने के लिए उन्हें इजाज़त मिल गई है, संसद जाएंगे इंजीनियर रशीद। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज़ अहमद हमारे साथ जुड़ गए। एजाज़, क्या जानकारी? इंजीनियर रशीद को यहाँ पर वोटिंग के अमल में जाने के लिए इजाज़त दे दी गई है संसद में। जी यास्मीन, अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में लगातार 2019 से बंद है, कि अगर बात करेंगे वो पार्लियामेंट मेंबर है नॉर्थ कश्मीर, तो उन्होंने 5.5 लाख से वो अपनी दर्ज की उसके बाद उसके टैरिंग फंडिंग के मामले में उसको तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उस पर भी जरूर नहीं हो, उसका सुनवाई चल रही है। वही अगर बात करें तो कल के लिए इंजीनियर रशीद की एक राहत की खबर सामने आई कि इंजीनियर रशीद के AIP के सब स्पोक्स पर्सन अनब नबी ने एक प्रेस नोट शेयर करते हुए कहा कि इंजीनियर रशीद को संसद जाएंगे, वो उपराष्ट्रपति जो चुनाव होने वाला है 9 तारीख को वहाँ पे वो हिस्सा लेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट के डायरेक्शन पे इंजीनियर रशीद को वो लिया जाएगा, सिक्योरिटी के एहते में लिया जाएगा, और वहाँ से वही अगर बात करें अगर इंजीनियर रशीद की तिहाड़ जेल में बंद लगातार उसकी मांग रही है कि मुझे पार्लियामेंट उनको इजाजत दे दी गई है संसद जाने की। क्या अब इसमें किसी तरह की उनके लिए क्या कुछ हिदायत इस दौरान जारी की गई है? पुलिस कस्टडी में वो जाएंगे संसद? जी यास्मीन, अगर बात करें जैसे इंजीनियर रशीद ने पहले ही गुहार लगाई कि पटियाला हाउस कोर्ट से कि वो पार्लियामेंट सेशन जो है, अगर उन्हें कहा गया कि वो 1.5 लाख रुपए वहाँ पे अदा करें फिर वहाँ पे पार्लियामेंट सेशन, लेकिन एक ही दिन के लिए वो वहाँ पे गए। आप इंजीनियर रशीद के राहत की खबर यह है कि इंजीनियर रशीद वो अपनी वो वोट डालेंगे वो पार्लियामेंट सेशन में, जहाँ वो उपराष्ट्रपति चुनाव का होने वाला है 9 तारीख को, उसमें हिस्सा लेंगे। इंजीनियर रशीद जो कस्टडी है तिहाड़ जेल से लेकर वो तिहाड़ जेल से लेकर पार्लियामेंट से वो पुलिस कस्टडी में जाएगा, तो किससे बात करेंगे न कुछ, जैसे पहले भी कहा था कि वो, लेकिन इंजीनियर रशीद की एक राहत खबर यह है कि इंजीनियर रशीद को जो इसमें वो जो खर्चा है वो इंजीनियर रशीद को आज बर्दाश्त नहीं करें, क्योंकि वो इस वक्त खुद कोर्ट देख रहे हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव का होने वाला है, इसलिए इंजीनियर रशीद को वहाँ पे जाने की इजाजत दी गई है। अब देखने वाली बात होगी क्या इंजीनियर रशीद इसी एक दिन के लिए वहाँ पे जाएंगे, या आगे जो आने वाले सेशन में उसको भी वापस राहत मिलेगी। कहीं न कहीं AIP के लिए खुशी खबर है कि AIP के सपोर्ट इनाम नबी ने कहा, एक प्रेस नोट में कहा कि इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट सेशन जाने दिया जाएगा और वहाँ पे वो अपनी जो वोट है उसका राय देने का इस्तेमाल कर सकता है। जी जी, यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर चार्ज लगाया गया इस एक दिन के लिए वो जो जाएंगे यहाँ पर वोट के अमल में हिस्सा लेने के लिए? जी यास्मीन, अगर बात करें जैसे इंजीनियर रशीद लगातार तिहाड़ जेल में बंद है, उन्होंने कई तरफ से कई अर्जी दायर किए, चाहे पटियाला हाउस कोर्ट की बात करें या दिल्ली हाउस कोर्ट की बात करें, पार्लियामेंट सेशन में उसको जाना दिया जाए, लेकिन उन्होंने पैर ने जो पटियाला हाउस कोर्ट अपनी जो वहाँ पे कहा कि जो इंजीनियर रशीद को आने जाने का खर्चा उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लगभग बताया जाता है कि 1.5 लाख रुपया जो खर्चा था वो इंजीनियर रशीद को आने जाने का। इंजीनियर रशीद ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे खुद की वहाँ पे बात नहीं करनी, मुझे लोगों की नुमाइंदगी की बात करनी जिन लोगों ने मुझे सुना है। लेकिन कल की अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद को वोट डालना है उपराष्ट्रपति के लिए, तो वहाँ पे जो फिलहाल तो ये कहा गया कि इंजीनियर जो आज का जो खर्चा है वो फिलहाल तो पुलिस ही बर्दाश्त करेगा, पटियाला कोर्ट ही बर्दाश्त करेगा, बाद में देखा जाएगा इंजीनियर रशीद से वो खर्चा लिया जाएगा या नहीं। फिलहाल तो अभी इस पे पुष्टि नहीं हुई, इसका खर्चा जो दिन का खर्चा वो इंजीनियर रशीद से लिया जाएगा। फिलहाल तो इस पे पुष्टि नहीं हुई है। अब इंजीनियर रशीद वहाँ पे जाएंगे और अपनी राय देने का वोट इस्तेमाल करेंगे। अब ये कहीं ना कहीं AIP के लिए और नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इंजीनियर रशीद को वहाँ पे अपने वोट देने के लिए हक दिया गया है। जी एजाज, AIP की तरफ से क्या कुछ अब कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी कहा गया था कि उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट का भी कहा था, अभी कुछ दिन पहले उनके पर जेल में भी हमला हुआ है।
जी यास्मीन, अगर बात करें जो इंजीनियर रशीद है जो लगातार तिहाड़ जेल में बंद है, अगर इंजीनियर रशीद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इंजीनियर रशीद 2 बार संसद असेंबली मेंबर रह चुके हैं पार्लियामेंट में। जब यहाँ पे अबॉर्शन आर्टिकल हुआ उसके बाद इंजीनियर रशीद पे टैरिंग फंडिंग का मामला चल रहा था, उसको तिहाड़ जेल लिया गया था। वहां से इंजीनियर रशीद ने अपनी वो नामजदगी के पार्लियामेंट सीट के लिए नामजदगी नॉर्थ कश्मीर के लिए की, वहां से जो वो खुद जो वहाँ पे जेल में रहते उसके कंपेनर जो बने, उसके जो बड़े बेटे अबरार और असरार बने। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने अपनी मदी मकाबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इस वक्त के सीएम है उमर अब्दुल्ला, उसको वहां पे हराया और 5.5 लाख रोज आपने जीत दर्ज की। वही अगर बात है तो लगातार इंजीनियर रशीद की गुहार लगाई कि मुझे पार्लियामेंट सेशन जाने दिया जाएगा, क्योंकि मुझे लोगों की तर्जुमानी कर रही है। अगर वहां की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दो जो सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, साउथ की सीटें और सेंट्रल कश्मीर की सीटें। लेकिन अगर बात करें नॉर्थ कश्मीर की सीटें AIB के पास है। लेकिन इंजीनियर रशीद को वापस कहा कि आपके पास टैरिफ फंडिंग का मामला है, जो आपका आने जाने का खर्चा है वो आपको खुद बर्दाश्त करना है। फिर इंजीनियर रशीद के कई हामी ने वहाँ पे जंतर मंतर पे धरना दिया। उसके बाद इंजीनियर रशीद को कल वहाँ पे जो तिहाड़ जेल में उस पर हमला भी किया, उसकी भी मजम्मत की गई। लेकिन अब इंजीनियर रशीद के जब हमने इसके बाईस है जो इस वक्त MLA है यहाँ पे हंदवाड़ा के लंगेट के, वहाँ उससे बात की तो उन्होंने साफ तौर कहा कि हमें अदालत आले पे पूरा भरोसा कि इंजीनियर रशीद को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अदालत आले से कोई बड़ा नहीं है अदालत। इसलिए हम कहेंगे कि इंजीनियर रशीद को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इंजीनियर रशीद आएगा, वो वहाँ पे लोगों की बात करेगा। इंजीनियर रशीद खुद की बात नहीं करता, क्योंकि पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद ने भारी अरसों से जीत की नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट पर वो आवाम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और उनके हक के लिए बोलते रहते हैं। अब यहाँ पर उन्हें एक तरह से बड़े अमल में शामिल होने के लिए, वोट में जाने के लिए इजाज़त मिल गई। AIP की तरफ से क्या कुछ रद्द अमल इस पर सामने आया है? किस तरह से देख रहे हैं वो इस फैसले को? अब जी यास्मीन, अगर बात करेंगे AIP की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें कहा कि खुश आइंद कदम है कि इंजीनियर रशीद को अपने वोट बैंक का हक इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट सेशन में जाने दिया जाएगा वोट, वैसे ही इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट सेशन जाने देगा और लोगों की तर्जुमानी करेगा। और खासकर इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए, क्योंकि वो चुना हुआ मुंतखब उम्मीदवार है नॉर्थ कश्मीर के पार्लियामेंट के। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जाती है कि उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ताकि वो लोगों के बीच में जाएगा और लोगों के दुख दर्द जाने की कोशिश करेंगे। जी, अब और कौन से केसेस के लिए वो अपनी समाअत के लिए मांग उठा रहे हैं ताकि उन्हें राहत मिल सके? कौन कौन से मामले अभी उनके खिलाफ दर्ज हो रखे हैं? देखो यास्मीन, अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद तो लगातार 2019 के बाद तिहाड़ जेल में बंद है। उसके पास टैरिंग फंडिंग का मामला जो चल रहा है, लेकिन अभी तक उसकी जो सुनवाई हो रही है, लेकिन उसको जो वहाँ पे उसको अभी तक वो सुनवाई हो रही है। फिलहाल तो अगर बात करेंगे टैरिफ फंडिंग मामले में जो अनफुल एक्टिविटीज होती है उसके तहत वो अपना सजा काट रहा है कि तिहाड़ जेल में। तो अगर बात करेंगे फिलहाल तो वो उनकी तरफ रुख करते हैं। जब पटियाला हाउस कोर्ट की बात करेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ, वहाँ वो दरवाजा खटखटा है कि इंजीनियर रशीद की रिहाई की जाए, क्योंकि इंजीनियर रशीद एक आम आदमी नहीं है बल्कि एक नामुंतखब उम्मीदवार या मेंबर है पार्लियामेंट नॉर्थ कश्मीर के। उन्होंने लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं, जैसे बाकी पार्लियामेंट मेंबर कर रहे हैं वैसे इसको भी करने दिया जाए। लेकिन अब जब हमने इनके साथ सीनियर लीडर के साथ बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर हमें अदालत आले पे पूरा भरोसा है कि इंजीनियर रशीद को रिहाई की जाए और इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन किया जाएगा। जैसे वो कल 9 तारीख को वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वैसे जो आने वाला सेशन होगा उसमें भी इसको इजाजत दी जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर इजाजत लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये बड़ी राहत मानी जा रही है कि उनको वोटिंग के अमल में उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे उसमें जाने के लिए इजाजत मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इजाजत, तमाम जानकारी के लिए। आपको बताएं कि हजरत बल तोड़फोड़ मामले में 26 गिरफ्तारियां हुई हैं। CCTV फुटेज की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है। गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हजरत बल दरगाह पर लगे अशोक चिन्ह की तोड़फोड़ मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामला तब शुरू हुआ जब मकामी लोग दरगाह में लगाए अशोक चिन्ह पर नाराज़ हो गए। उनका कहना था कि दरगाह जैसे मुक़द्दस जगह पर इस तरह का निशान लगाना इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है। इसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर उस चिन्ह को तोड़कर हटा दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर यह कार्रवाई की है। बता दें कि इस पर सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने भी कड़ी मजम्मत का इजहार किया है। जहाँ NC PDP अशोक चिन्ह लगाने पर एतराज़ जताया है, तो वहीं BJP
बीजेपी ने अशोक चिन्ह तोड़े जाने की मजम्मत की है। सांसद आगा रूहुल्ला ने कहा कि ऐसी हरकतें लोगों पर अपनी सोच थोपने की कोशिश है, जबकि एनसी नेता तनवीर सादिक ने भी कहा है कि इस्लाम में ऐसे निशान लगाने की कोई जगह नहीं है। वहीं पुलिस ने इस मामले में गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले की जाँच जारी है। हजरतबल मामला लगातार सरगर्म होता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी की बुनियाद पर गिरफ्तारियां की गई हैं। गैर जमानती धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। एनसीओ की तरफ से इस मामले की मुखालफत की जा रही थी, क्योंकि दरगाह जैसी मुक़द्दस जगहों पर इस तरह के निशान इस्लाम के उसूलों की खिलाफ वर्जी बताया, तो बीजेपी ने इसे गलत ठहराया, जो यहाँ पर पूरा मामला हो, जिसके बाद से इस पूरे मामले की जांच जारी है। इसमें लोगों की गिरफ्तारी की गई है और गैर जमानती धाराओं में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी की बुनियाद पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। हजरतबल तोड़फोड़ मामले में आपको बता दें कि 26 गिरफ्तारियां हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर ये कार्रवाई की गई है। गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हजरतबल दरगाह पर लगे अशोक चिन्ह की तोड़फोड़ मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये मामला तब शुरू हुआ था जब कुछ मकामी लोगों ने दरगाह में लगाए इस चिन्ह को नाराज हो गए और उन्हें वहां से तोड़कर हटा दिया। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी? 26 लोगों को हजरतबल मामले में गिरफ्तार किया गया यहाँ पर। जी बिल्कुल, अभी अगर आप देखें तो जिस तरह से अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस मामले को लेकर चल रही है, उसमें 26 लोगों को जो है अभी हिरासत में लिया गया है, जिनसे अभी तफ्तीश की जा रही है और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इस पूरे मैटर को। रिसेंटली जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद ना सिर्फ हम सोशल लेवल पे कह सकते हैं, बल्कि पॉलिटिकल लेवल पे भी लगातार जो है इसके जो रिस्पॉन्सेज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी तरफ से अपना रिजेंटमेंट जो है इसके मुतल्लिक जो है जाहिर कर रहे हैं। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी एक आला सदी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अगर इस मामले को लेकर अभी ओपन एफआईआर बेसिकली दर्ज की गई है, तो उस एफआईआर में बाकी सारे मामलात को भी देखना चाहिए, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर साइड में जिसमें जो लोगों ने उसको जो तोड़ने की कोशिश की है, जो नेशनल एम्बलम का जो स्कल्पचर जो था उस साइन बोर्ड पे, नेम प्लेट पे, ना सिर्फ उनके साथ बल्कि साथ साथ जिन्होंने उस पे वो स्कल्पचर बनाया था उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी मानना है कि जो नेशनल एम्बलम है ये किसी भी सूरत में किसी भी रिलीजियस प्लेस पे नहीं लगाया जा सकता, जिस तरह से हमारे मुल्क का कानून कहता है। तो उस कानून के मुताबिक उनका मानना है कि ऑलरेडी जो है ये वक्फ बोर्ड की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, तो उसके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अभी करंटली जो सूरत हाल बनी है उसके मुताबिक जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके रिपोर्ट्स को मद्देनजर रख के ये कहा जा सकता है कि 26 लोगों को जो है इस मामले में जो है डिटेन किया गया है, क्योंकि सीसीटीवी की जो है इंस्टॉलेशन ऑलरेडी उस पर्टिकुलर हॉल में लगी हुई है। तो जिनका जो उसमें अभी प्राइमरी लेवल पे जो चेहरा नजर आया है, तो उन लोगों को अभी जो है तफ्तीश के लिए बुलाया गया है और उनसे अभी रीजनिंग करंटली की जा रही है। हालांकि जो एफआईआर जो है वो कल ही इस मामले में दर्ज हुआ था, लेकिन अभी प्रायरली जिस तरह से इस मामले की अभी करंटली इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अभी 26 लोगों को जो है 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मीर, आपसे ये पूरा मामला हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और अब यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कुछ इसमें रद्द-ए-अमल आए हैं, ये सारी चीजें आपसे जानना चाहेंगे। वेल देखिए, कल जो है ईद मिलादुन नबी था और एक दिन पहले जो है जो है इसकी शबख्वानी होती है, यानी कि पूरी रात जो है इबादत की जाती है मिलाद से पहले। तो जैसे ही वहाँ पे लोग पहुंचे थे शबख्वानी के लिए, नमाज अदा करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे जो साइन बोर्ड जो वहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि रिसेंटली जो आसार शरीफ जो है दरगाह हजरतबल में उसकी रिकंस्ट्रक्शन की गई है, उसमें रिडेवलपमेंट की गई थी, तो उसके मुतल्लिक जो है वक्फ बोर्ड ने अपना एक नेम प्लेट जो है मस्जिद के अहाते में जो है उस हॉल में लगाया था। बेसिकली वो हॉल पहले ओपन था, लेकिन उसको फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स में लोगों के नमाज अदा करने के लिए जो है उसको तैयार किया गया। तो वो जो अब दायरा जो है वो अब मस्जिद के अंदर आता है, जबकि पहले वो मस्जिद के दायरे के बाहर था, क्योंकि वहां पे बिल्कुल जो लोग चलते थे या वहां पे गाड़ियां भी पार्क होती थी। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें अब वहां पे लोग नमाज भी अदा करते हैं, यानी कि वो एक मस्जिद के दायरे में आता है। जो रिलीजियस स्कॉलर्स है उनका मानना है कि जहाँ पे नमाज अदा की जाती है वहां पे किसी भी शक्ल की
या जी सूरत का कोई स्क्रिप्चर जो है वहां पे नहीं लगाया जा सकता। उसमें जो इस्लाम में जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये एक बड़ा पहलू है जिसको लेकर जो है हमें खास तौर पर जो जी आवाम का जो रिजेंटमेंट उस टाइम पे देखने को मिला। और जैसे ही लोग वहां पे नमाज अदा करने आए थे तो उन्होंने जब उस निशान को वहां पे देखा, जिस नेशनल एम्बलम का जो स्ट्रक्चर है जी वहां पे उस नेम प्लेट पे देखा, तो उनका जो गुस्सा जो है वो डेफिनेटली उभर पड़ा। और गम भी और अफसोस का इजहार भी उन्होंने किया कि मस्जिद शरीफ में इस तरह से नक्श नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वहां पे फिर नमाज अदा नहीं की जा सकती, इस तरह से उन लोगों का मानना था। और जी उस गुस्से में उन्होंने वहां पे उस नेम प्लेट पे जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था उसको तोड़ा। लेकिन वो तोड़ने के बाद जो उन लोगों का जो एहतजाजों का जो सिलसिला जो है वो देर शाम तक चलता रहा। और तब तक उस इंसिडेंट की वजह से जो है उसने अपनी हर एक जगह पे वो जो है छाप छोड़नी शुरू कर दी थी, जी जिसमें पॉलिटिकल लेवल पे भी रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, या जो रिलीजियस जो प्रीचर्स है, स्कॉलर्स है, उन्होंने भी अपना जो रद्द अमल जो है इजहार करना शुरू कर दिया था। लेकिन बिलाकर जो है नमाज के वक्त जो है वो मामला कहीं ना कहीं पे ठंडा हो गया, लोग नमाज के साथ जुड़ गए और जो उस वक्त जो एहतजाज का जो सिलसिला था वो रुक गया था। जी लेकिन उसके साथ जो बाकी जो सूरत हाल उसके बाद जो पैदा हुई, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें या डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने इंस्टेंटली करीबन 5 बजे के आसपास जो है उसी दिन जो है जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोगों ने भी ये जो नेशनल एम्बलम का जो स्क्रिप्चर जो है उसको वैंडलाइज किया गया है उनको एज टेररिस्ट देखा जाना चाहिए। वो पाकिस्तानी मेंटालिटी के ऊपर जो है वो चल रहे हैं और उन्होंने जी टेररिस्ट एक्टिविटी की है, उनके खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। तो जब उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने की बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बिल्कुल उसी वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जी रिजेंटमेंट दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर इस तरह का कोई स्क्रिप्चर नहीं होना चाहिए जो कि कानूनी दायरे से भी बाहर है। हालांकि कल जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कुछ कानूनी दावपेच सामने रखे, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल सामने रखे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से कोई इजाजत नहीं है कि नेशनल एम्बलम को किसी रिलीजियस प्लेस के अंदर जो है या किसी प्राइवेट जी प्लेस के अंदर जो है लगाया जा सके। तो इसमें ना सिर्फ कानूनी दावपेच अभी चल रहे हैं, बल्कि जो एक दीनी मामला जो है वो भी जी, वो इसके भी साथ इससे जो जुड़ गया इंक्लूड है हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के सिंबल की गुंजाइश नहीं होती है इस्लाम में। अब यहाँ पर दरख्शान अंद्राबी को हटाने का भी मुतालबा किया जा रहा है उनके ओहदे से, तो किस तरह से अब देखा जा रहा है, क्या बीजेपी की तरफ से कोई रद्द अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल अगर आप देखें तो कल 4:30 बजे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलएज हैं, करीबन हमने वहां पे 8-12 से ज्यादा ही जो है एमएलएज को वहां पे देखा। और जी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल क्लियर जो है अपने स्पोक्स पर्सन के थ्रू यानी कि तनवीर सादी के थ्रू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रेजेंट किया और उन्होंने डिमांड की कि अगर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी के जरिए ये एक गलती से हुआ है तो उनको जम्मू कश्मीर की आवाम से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने ये डिलिबरेटली किया है तो कानूनी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ हो जी जानी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी मांग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल की। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये डिलिबरेट अटेम्प्ट किया गया है और वो एफआईआर की जो धमकी जो है लोगों को दे रही हैं, तो उस पे जो है करंटली जो वक्त का जो एक निज़ाम जो रहा है 2019 से उनकी एलिगेशन ये भी थी कि वक्त के जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट्स निकले हैं 2019 के बाद कहीं ना कहीं पे उनको उस बात पे शक हो रहा है। और उसी बेसिस पे उन्होंने जो है सेंटर से अपील की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि इस पोस्ट की जो है इस वक्त जो है डिसमिसल किया जाना चाहिए, यानी कि जी डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी को इस पोस्ट से जो है बरतरफ किया जाना चाहिए जब तक इसकी पूरी जो तफ्तीश नहीं होती है। तो ये कुछ दो बड़ी मांगे हैं जो इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस टाइम पे मांगी हैं, जिसमें सबसे पहले ये मांगा है उन्होंने कि जो केस है जो वैंडलाइजेशन वहां पे हुई है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी तरीके से वायलेंस के साथ नहीं है, जी लेकिन अगर वहां पे शायद नेशनल एम्बलम उस नेम प्लेट पे नहीं होता तो शायद ये वायलेंस भी नहीं होती, लोगों का आक्रोश वहां पे देखने को नहीं मिलता। उनका मानना है कि इस चीज को जो है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि आखिर नेशनल एम्बलम को मस्जिद के अंदर क्यों बनाया गया जबकि कानूनी तौर पर इसकी कहीं पे कोई इजाजत नहीं है। जी दूसरा जो दीनी पहलू है, दीनी पहलू में भी इसकी कहीं पे कोई इजाजत नहीं है, लेकिन इन सभी पहलुओं को बरतरफ करने के बाद वक्फ बोर्ड ने जो है इस तरह से स्ट्रक्चर जो है नेम प्लेट पे लगाया है, तो उन्होंने जो कानून की खिलाफ जी वर्जी की है। कानून की खिलाफ वर्जी यहाँ पर अब जांच जारी है, देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इन तमाम जानकारी के लिए।
और आपको बताएं कि माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ता अब भी बंद है। कटरा से भवन तक जाने वाला रास्ता 12वें दिन मुसलसल बंद रहा है। रास्ता बंद होने से सबसे ज्यादा असर उन मजदूरों पर पड़ा है जो इस रूट पर घोड़े चलाते हैं या फिर पिट्ठू का काम करते हैं। कटरा में एसडीएम ऑफिस के बाहर इन मजदूरों ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया है। उन्होंने इंतजामिया से मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है कि जब तक यात्रा दोबारा शुरू नहीं होती तब तक सरकार उनकी माली मदद करनी चाहिए। उनका कहना है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि घोड़े को खिलाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। बता दें कि 26 अगस्त को भवन मार्ग पर मसलेवर देवी के पास लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें कई अकीदतमंदों की जान चली गई थी। इसके बाद से ही खराब मौसम के चलते श्राइन बोर्ड ने यात्रा पर ब्रेक लगा रखा है। अब कटरा और आसपास के मकामी लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। होटल, ढाबा, दुकानदार और सफाई मुलाजमीन सब इस मंदी से परेशान हैं। मजदूरों की मांग है कि इंतजामिया जल्द से जल्द रास्ता साफ करके यात्रा को शुरू करे या फिर उन्हें राहत दी जाए। बहुत दुनिया परेशान हुई है। घोड़े वाले जो कटरा वैष्णो देवी के आसपास रहने वाले हैं तो एक घोड़े का काम चलता रहता, घोड़े वाले अपना टाइम पास करते थे हैं। तो आज बड़ा मुश्किल हो गया। 15-20 दिन हो गए इसी चक्कर में पड़े हैं। अपना भी खाने का इंतज़ार नहीं है, कोई भी किसी का भी नहीं है। तो किसी की मुंह देख के, शक्ल देख के थोड़े राज्य होगा। अपने घर में वो खाना होगा तो खाएंगे, थोड़ा हौसला होगा। क्या माता है। अगर कोई माता वैष्णो देवी के चरणों में आशीर्वाद लेने आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको मौत के मुंह में धकेलना है। हर एक व्यक्ति की जान का जो जिम्मा है वो श्राइन बोर्ड का है, मैनेजमेंट है, श्राइन बोर्ड ही देखती है। श्राइन बोर्ड ने ही सबका ध्यान रखना है। अनाउंसमेंट है, इतने सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, यात्रा के लिए कर रहे हैं, कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी, पुलिस कितनी है, सबको देख के सुन के अच्छे से यात्रा जो है। और मेरे को लगता है माता रानी का दरबार जल्दी ही खुलने वाला है, जो मेरे को लग रहा है, मेरे दिल से आवाज है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, क्या जानकारी है? अभी भी रूट बंद है, क्या कुछ सूरत हाल है अभी? जी, माता वैष्णो देवी यात्रा की बात करें तो आज 13वां दिन है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा है जो बंद है। आप जानते हैं कि 26 तारीख को जो यात्रा मार्ग अर्धकुंवारी के पास जो लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें 34 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये निर्णय लिया था। और आज 13वां दिन है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद है। वहीं माता वैष्णो देवी की यात्रा के साथ जुड़े जो भी कारोबारी थे या लोग थे, या घोड़े वाले थे, पिट्ठू वाले थे या पालकी वाले थे, काफी इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 13 दिन हो गए हैं कि माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद है। वही जो लोग घोड़ा, पिट्ठू, पालकी वाले इस यात्रा ट्रैक पे काम करते थे, यात्रा ना आने के कारण उन्हें काफी परेशानी आ रही है क्योंकि उनका जो रोजगार था वो इसी यात्रा के से चलता था। और लगातार 13वें दिन यात्रा बंद होने से काफी घोड़े, पिट्ठी, पालकी वाले इनको परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। वहीं कल घोड़े, पिट्ठी, पालकी ने एसडीएम ऑफिस के बाद एक धरना भी किया और उन्हें एसडीएम को ये बताया है कि उनकी मदद की जाए क्योंकि उनके पास अब खाने को तक पैसे नहीं है और अपने वो घोड़े को पैसे वो खिलवाएंगे। और उसी को चलते बात करें तो व्यापारी वर्ग में भी काफी मायूसी है क्योंकि जब से ये माता वैष्णो देवी 26 तारीख से जो लैंडस्लाइड हुई है उसके बाद होटल की बात करें, ढाबा की बात करें, जहाँ अलग अलग जो शाल्स की दुकान है और अलग दुकानें हैं, उन सभी में यात्रा ना होने के कारण और जो कटरा इस वक्त पूरा सुनसान है, जिससे जो कटरा में काफी मंदी देखने को मिल रही है। काफी परेशान है लोग यहाँ पर। किस तरह से उनको यकीन दहानी, क्या किसी तरह की उनकी जो मांग है उस पर करवाई गई है इंतजामिया की तरफ से? जी, इंतजामिया की तरफ से पूरी सहायता उनको करने का आश्वासन दिया है और मुझे लगता है कि कल कटरा का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो सीईओ श्राइन बोर्ड से भी मिला है और श्राइन बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही अब मौसम साफ होता है तो यात्रा चलने के आसार हैं, आशंका है। और लोकल लोगों ने भी हमें बताया है कि जब उनकी जो सीईओ श्राइन बोर्ड से बात हुई है तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि गया है कि मौसम विभाग की तरफ से 7 और 8 तारीख को हल्की फुल्की बारिश होने का आसार है। जैसे ही मौसम अब साफ होता है तो देवी की जो यात्रा है फिर से सुचारू रूप से चल सकती है।